मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा माननीय विधायक महोदय से कृपया आज नव नियुक्त निर्वाचित ब्लॉक अध्यक्षों के पदभार ग्रहण करने के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रेम जी जो कि प्रधान प्रतिनिधि डीडवाना, जैन जी जो कि प्रधान प्रतिनिधि मुलासर, नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष डीडवाना हिदायत जी, नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष खाटू खुर्द एम जी, नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा रचना जी, गोविंद जी सेठ, मांगीलाल जी, तमाम मंचस्थ अतिथि, बहुत ही सम्मानित मेरे सामने विराजे हुए बुजुर्ग सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य, तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे नगर पालिका के सदस्य हों, मैं आप सबका मेरी तरफ से पूरे के पूरे डीडवाना कांग्रेस की संगठन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी भारी तादाद से गांव से शहर से निकल के आए। आप सबकी बहुत सारी मेहरबानी, बहुत सारा धन्यवाद। आज से पहले अध्यक्ष बनते रहे, निर्वाचन नियुक्तियां होती रही, लेकिन आज मैं चाहता था कि आप सबकी उपस्थिति में ये प्रोग्राम हो। ये जो आप पीछे पर्दा देख रहे हैं, इसके अंदर ये लिखा हुआ था पद ग्रहण के साथ साथ सम्मान समारोह। मैंने ये बोला ये सम्मान वर्ड हटाइए, आप सब भी हटाइए बीच में से। बोले क्यों? मैंने इसलिए हटाइए, इनका सम्मान उस दिन होगा जिस दिन ये अपना कार्य पूरा कर लें और कांग्रेस को लगातार जिताते जाएं। आज तो हम इनको जिम्मेदारी के रूप में सौंप रहे हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि संगठन को आप अपने साथ लेके चले। गांव ढाणी से जो दूर दराज में जो व्यक्ति बैठा है, कांग्रेस ही बैठा है, उसको अपने से जोड़ें। शहर के अंदर जो बैठा है उसको अपने से जोड़ें और आने वाले जितने भी चुनाव हैं उसमें कांग्रेस जीत जाए, ये जरूरी है। मैं विधायक के तौर पे आप लोगों के बीच में लगभग 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, आपके बीच में हूं, जिसमें पौने 2 साल कोरोना के रहे। और जितना भी काम ये निकला, एक चीज आपको मैं बता सकता हूं कि कोई जरूरी नहीं कि तमाम लोग मुझसे खुश रहें, कोई जरूरी नहीं कि सबके काम करवा सकूं। नितांत प्रयास, लगातार सतत प्रयास करते हैं, ईमानदारी से प्रयास करते हैं। ये मैं आपको मैं बता रहा हूं कि आप में से जो भी व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने ये कोशिश की मैं उसकी बात सुनूं, तसल्ली से सुनूं। जो मेरा वोटर है, जिसने मुझे वोट दिया या अन्यथा जिसने नहीं दिया, उन सबको मैं बड़ा सम्मान दूं, इज्जत दूं और उनका जो भी काम है उसको करवाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूं। इसके अंदर मुझे नहीं लगता मैंने कोई कमी रखी। कोरोना के अंदर बहुत सारे लोग आए, नागौर नहीं, डीडवाना नहीं, अपितु अजमेर तक के लोग आए कि साहब हमारा फला रिश्तेदार फला जगह फंसा हुआ है। एक बात थी, जितने नियम कायदे थे मैं आपको अभी बता रहा हूं, तमाम नियम कायदों को दरकिनार करते हुए, ताक पे रखते हुए, मैंने जितने लोग आए जो अपना उनका रिश्तेदार दूर दराज बैठा था, हिमाचल तक और साउथ में तमिलनाडु तक मैंने पास दिलवाने की कोशिश। उस वक्त को लोग शायद भूल जाएं, लेकिन मुझे आज भी याद है दुदोली का एक कोई ठाकरिया से, दुदोली का कोई राजपूत परिवार से थे, इधर उधर चले गए, यहां गए, उसके पास गए, किसी ने मदद नहीं की और अंत में मेरे पास आए। शायद गोवर्धन जी भाग साहब लेके आए थे। मैंने कहा
जो व्यक्ति पीड़ा में है, अगर आज हम सक्षम होके उसकी मदद नहीं कर सकते तो मेरा विधायक बनना, किसी का सरपंच बनना, किसी का पंचायत समिति सदस्य बनना सब व्यर्थ और बेकार निकल जाए। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद करें जब जहां तब कहां उसकी जरूरत है। राजस्थान की सरकार पिछले 4 साल के अंदर ऐसी योजनाएं लेके आई, ऐसे प्रोग्राम लेके आए जिसको कि हम कहीं और तुलना नहीं कर सकते। अभी बाबू गांधी बोलते थे चिरंजीवी एक योजना है। मैं आज से चंद रोज पहले जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल गया, अपना कोई यहाँ का व्यक्ति बीमार था। भगवान ना करे किसी के परिवार में कोई बीमार हो जाए, अस्पताल जाना पड़े। लेकिन जब मैं उनसे मिलने गया तो पास में यूपी के 2 परिवार थे और उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने जो शब्द मुझे कहे वो इतने मार्मिक थे कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा साहब आपके राजस्थान के जितने भी लोग हैं सबका 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो रहा है, 1 पैसा सरकार नहीं ले रही है। हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री कर दिया, लीवर ट्रांसप्लांट फ्री कर दिया, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री कर दी। और हम जो यूपी से यहाँ चल के आए हैं, ना तो हमारे राज्य के अंदर मुफ्त इलाज है और ना आप यहाँ पे इलाज कर रहे हैं तो इलाज मुफ्त हो रहा है। हमारी जमीन गिरवी रख के आए और जमीन गिरवी नहीं रख के आए बनिस्बत जो दूसरा परिवार है, उस परिवार में जिस जवान बच्चे को कैंसर हो गया था उसका जीवन खत्म। वो बूढ़े माँ बाप जिनका सारा वो बच्चा था वो चला गया, जमीन गिरवी रख दी और पैसा इतना चला गया, इतना बह गया कि मुझे ये कहीं से नहीं लगता कि वो परिवार फिर से अपने पांव पे खड़ा होने में उसको कितना वक्त लगे। जब हमारी सरकार ये घोषणा करती है कि जो किसान है उसको खेती के लिए हम 1000 रुपए महीना छूट देंगे बिजली के बिल पे, जो डोमेस्टिक कनेक्शन ले रखा है, घरेलू बिजली है, उसकी हम यूनिट फ्री कर देंगे। मैं गया था कलवाड़ी, हर जगह बताता हूं, ऐसे ऐसे घर हैं जहां पे बिजली का बिल महीने का 0 आता है, 0 आता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमारी केंद्र की सरकार है। आपको तुलना करनी पड़ेगी, जो सिलेंडर 450 रुपए के अंदर मनमोहन सिंह के वक्त था, आज वो सिलेंडर 1150 रुपए का मिल रहा है। और ये बोल दिया गया था उस वक्त कि हम फ्री कनेक्शन दे रहे हैं उज्ज्वला योजना में। आप लोग ये समझना, दे दिए कनेक्शन। हम में से कुछ लोग थे, उनको ये सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आपने अपनी सब्सिडी वापस ले ली। मेरे पास भी इतना बड़ा एक सर्टिफिकेट आया, कितना बड़ा कि आपने सब्सिडी वापस लिया, आपका धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया, मैं पैसे भर सकता हूं, मेरी सब्सिडी वापस ले ली। लेकिन जो गरीब परिवार था, जो लकड़ी इकट्ठी करके अपना घर चलाता था, घर चूल्हा चलाता था, उसको आपने सिलेंडर दिया और आज उसकी सब्सिडी भी खत्म। ये वो केंद्र की सरकार है। और यही सरकार जो मोदी जी थे 2014 के अंदर बड़े भारी भारी भाषण करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो सस्ती वाला आ जाएगा, हमारी सरकार आएगी तो किसान का जीवन सुधर जाएगा, हमारी सरकार आएगी तो साधारण आदमी बुलंदियों पे चला जाएगा। मुझे याद है, आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ गए थे। हम लोग दिल्ली बॉर्डर पे बैठे, किसानों ने धरना दिया और धरना ये दिया कि जो आपने 3 काले कानून लिए लगाए हैं उनको वापस लीजिए। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। 700 से ज्यादा किसानों की उन धरनों के दौरान इंतकाल हो गया, मृत्यु होगी। हम उनको शहीद की तरह पूजने लगे। और जब ये 3 काले कानून 1 साल बाद वापस लिए तो मोदी जी पता है कितना, सिर्फ 1.5 या 2 मिनट टीवी पे आते हैं और बोलते हैं हम 3 काले कानून वापस लेते हैं, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये बताए, आप लोग जितने यहाँ बैठे लगभग सभी लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, क्या उन 700 जानों की कीमत, क्या वो 700 शहादत सिर्फ मोदी जी की सिर्फ 1.5 या 2 मिनट मांगती?
5 मिनट खड़े होके, 1 मिनट खड़े होके मौन धारण नहीं कर सके ये, और उसके बाद बोलते हैं हम किसानों की खुशहाली के लिए काम करते हैं, किसानों की भलाई के लिए काम करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो फौज से आए, या कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके बच्चे फौज में पढ़ते हैं, फौज में भर्ती है, सड़क पे खड़े होते हैं, हमारे बच्चे जान देते हैं जब पाकिस्तान से लड़ाई हो, चाइना से कोई मुठभेड़ हो, उग्रवादियों से कोई मुठभेड़ हो, और उन्होंने उस फौज को भी संविदा पे डाल दिया। अग्निवीर नाम की एक अजीब सी स्कीम निकाल दी और ये बोल दिया कि जो बच्चा है फौज में सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी करेगा, और 4 साल बाद जब वो वापिस आएगा तो उस बच्चे की पेंशन नहीं है, उस बच्चे को ये तमगा नहीं है कि ये पूर्व फौजी है, एक सर्विसमैन है, कोई प्रकार का बेनिफिट नहीं है। गाइड गाजी पूर्व फौजी हमारे सामने बैठे हैं, इनको बड़ा गर्व होता है कि मैं फौज से रिटायर होकर आया हूं, हमारी एक यूनिट थी जिसके अंदर हम लोग साथ रहे, और इन्होंने उस चीज को भी खत्म कर दिया। अब ये मानिए आप कि हमारा बच्चा 17 साल का अग्निवीर के रूप में फौज में भर्ती होता है, 21 साल की उम्र में जब उसकी खुद की शादी नहीं हुई है, वो वहां से वापस निकाल दिया जाता है कि आप घर चले जाइए, अब आपको ना पेंशन मिलेगी ना कोई दूसरी सुविधाएं मिलेगी जो एक्स सर्विसमैन को मिलती है। 21 साल की उम्र में वापस घर आता है, 18 साल की उम्र में भर्ती होता है तो 22 साल की उम्र में घर आता है, तो उसके बाद उसकी खुद की शादी होती है, उसके बच्चे होने हैं, उनकी शादी करनी है, उनके लिए घर बनाना है। क्या ये सारी चीजें पॉसिबल या मुनासिब है, या कहीं से इंतजाम हो सकती है? हम अपने बच्चों को जिसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई है, जिस फौजी को ये नहीं सिखाया गया पूरी तरह कि दुश्मन की जान कैसे लेनी है, अपनी जान कैसे बचानी है, उस बच्चे को हम वहां भेज देंगे? मुझे नहीं लगता कोई अपने बच्चों को इस ढंग से सिर्फ 4 साल की एक संविदा मात्र की नौकरी जिसमें हम फख्र करते हैं कि मैं भारत का सैनिक हूं, भारतीय सेना का सैनिक हूं, उसके लिए हम भेजने को कहीं तैयार है। अभी मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, दिल्ली में गया था, इन्होंने मीडिया वालों को बुलाया, जो बड़े बड़े टीवी चैनल है इन सबको बुलाया मोदी जी, और बुला के ये बोला कि आप लोग आने वाले वक्त में, आप लोग आने वाले वक्त के अंदर ऐसे प्रोग्राम तैयार करिए जिसमें ये कहा जाए कि जो भी सरकार गरीब के लिए कुछ मुफ्त में दे रही है वो सब देश को बहुत भारी घाटा पहुंचा रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं फिर दोहरा रहा हूं, बुला के ये कहा कि आप पूरे देश में ये वातावरण बनाइए, पूरे देश में ये विचार पैदा करिए कि जो सरकारें गरीब आदमी की मदद के लिए कुछ कर रही है वो तमाम सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे देश पीछे जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या हमारी सरकारें चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो सिर्फ इसलिए है कि मुनाफा कमाती रहे, मुनाफा कमाती रहे? गरीब आदमी के लिए काम कौन करे? जो पीछे बैठा है उसके लिए काम कौन करे? मेरी एक पत्रकार से बातचीत और उस पत्रकार ने बोला कि जितेंद्र जी, आप कहां तक सही मानते हो कि किसी गरीब आदमी को अगर मदद दी जाए तो वो सरकार के ऊपर निर्भर हो जाता है? तो मैंने ये कहा कि श्रीमान जी, मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर गरीब आदमी को 1000 रुपए की मदद करते हैं तो वो गरीब आदमी वो 1000 रुपए अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा पे खर्च करता है। वो गरीब आदमी 1000 रुपए का बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार दे, दूध दे, खाने का कुछ अच्छा दे, उस पर खर्च करता है। वो आपकी सरकार पे निर्भर नहीं हो रहा है, किसान अपनी खेती करना नहीं भूलता है। आप अगर उसको मुफ्त बिजली दोगे तो और ज्यादा खेती करेगा, अपनी और ज्यादा उर्वरक चीजें लेके आएगा। लेकिन भारत के अंदर ये माहौल बनाया जाए, आप और हम सब गवाह रहेंगे, ये बोला जाएगा कि इससे हमारा देश पीछे जा रहा है। क्यों? हमारा देश वो देश रहा जिसके अंदर जब आजादी हुई तो बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग बैठे हैं इधर, जिन्होंने ये साफे पहन रखे, इनकी जानकारी हालात क्या थे और आज हम लोग हमारा जीवन कैसा हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा था, जब राजीव गांधी या मनमोहन सिंह ने बोला था कि बाहर की कंपनी आनी चाहिए, तब उन्होंने ये कहा था अगर बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में आ गई तो ये जो खरबूजा किसान पैदा करता है,
जिसके अंदर से गोबर निकल जाएगा, ये हालात हो जाएंगे। तब उन्होंने विरोध किया और आज जो किसान के लिए कोई सरकार कुछ कर रही है तो ये इसको बुरा लगा। इन्होंने मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब ये कहा था कि किसान की जो एमएसपी है ये कानून बनना चाहिए। चिट्ठी लिखी लिखित में। आज मोदी जी कुछ बोलती ना, एमएसपी पे बात करते हैं, ना गरीबों की कोई सहायता वाली कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश, कोई योजना हो उस पर बात करते हैं। वही हमारी राजस्थान की सरकार ने ये बोल दिया कि जो 1150 का सिलेंडर आपने कर दिया है, हम तमाम बीपीएल परिवारों को 500 रुपए के अंदर आने वाले वक्त में देंगे। ये राजस्थान की सरकार है। हजारों हजार ऐसी योजनाएं जिनकी आप तुलना नहीं कर सकते। 200 बच्चे याद रखिएगा, 200 बच्चों को राजस्थान की सरकार पूरी की पूरी स्कॉलरशिप गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए 35 से 40 लाख रुपए एक बच्चे में सालाना खर्च होता है। पूरी की पूरी स्कॉलरशिप राजस्थान की सरकार देके विदेश पढ़ने के लिए भेजी गरीब बच्चे, और आज के दिन 100 बच्चे बाहर जा चुके हैं। ये आपको जानकारी होगी। हमारी सरकार ने यह तय कर दिया कि 2% जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे, अच्छा खेल खेलते हैं, उनकी 2% जितनी नौकरियां राजस्थान सरकार की उनके अंदर आरक्षण दिया जाए। ये बात मैं मानता हूं, पेपर लीक होते हैं, कमियां रही है, लेकिन कोई ऐसी सरकार भी नहीं राजस्थान में पिछले इतने वक्त में बड़ा भारी सिंडिकेट चलता है जिसके अंदर पेपर लीक नहीं है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने जब तब जानकारी मिली वो पूरी की पूरी परीक्षा रद्द करने का काम किया। बच्चे हमारे पास लगातार आते हैं। अगर मैं डीडवाना की बात करूं तो अपने ही डीडवाना के अंदर मेरे विधायक बनने के बाद एडीएम और एसडीएम ऑफिस बाहर बन रहे हैं, जिसका काम हम लोगों ने करवाया, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। हम लोगों ने ये कोशिश की कि डीडवाना के अंदर तमाम ढाणियां जितनी भी है उनके अंदर बिजली का विद्युतीकरण हो, सिंगल फेज की लाइट हो। पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा विद्युतीकरण का काम ढाणियों में कई बार तो डीडवाना के अंदर। मैंने ये कोशिश नहीं की कभी भी कि मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाए। मैंने हरदम कोशिश की कि छोटी छोटी ढाणियां और छोटी छोटी गांव को एक दूसरे से जोड़ा जाए। सड़कें बने तो छोटे छोटे गांव को एक दूसरे से जोड़ा जाए, छोटे गांव को मंडी से जोड़ा जाए, छोटे गांव को तहसील हेडक्वार्टर से जोड़ा जाए, छोटे गांव को पंचायत समिति से जोड़ा जाए। ये कोशिश मैंने अपनी तरफ से। मोलासर बाईपास बेवकूफ बना दिया गया लोगों को। मोलासर बाईपास बन रहा है, ये हो गया, वो हो गया। पिछले बजट के अंदर घोषणा हुई और मोलासर और तोसेना का बाईपास अब बनने जा रहा है। अपने यहाँ का जो अस्पताल था वो जिला अस्पताल बनकर तैयार होने वाला है। 30 बीघा जमीन अलॉट हो चुकी है। डीडवाना का अस्पताल, बांगड़ अस्पताल, जिला अस्पताल बना। 22 साल पूर्व, आज से 22 साल पूर्व जो कॉलेज है यहाँ पे, मुझे जी टीचर जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ बैठे हुए, 22 साल पूर्व 3 पीजी के कोर्स खुले और इस बार 3 पीजी के कोर्स खुले एक साथ 22 साल। ये शायद लोगों को जानकारी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे 4 साल के कार्यकाल के अंदर 3 सीएचसी बनी है, 3 बड़े अस्पताल। छोटे अस्पतालों की गिनती नहीं करिए, बड़े अस्पताल 3-4 साल के अंदर। एक एक विधानसभा के अंदर 1 या 2 होती है, 1 या 2। डीडवाना के अंदर 8 सीएचसी कार्यरत है। अगर जिला अस्पताल बांगड़ को छोड़ दिया जाए 8 सीएचसी हमारे यहाँ पे कार्यरत। मैं अगर गिनने लगूं तो आपको आश्चर्य होगा कि इतनी सारी सीएचसी हमारे यहाँ। सैरानियाबाद सीएचसी, खाटूर सीएचसी, मंडूकला सीएचसी, तोसेना सीएचसी, मोलासर सीएचसी, उसके बाद में धनकोली सीएचसी अभी बना के तैयार है, खुड़कुणा सीएचसी। लगातार पीएचसी की गिनती नहीं। कदम कदम पे हम लोगों ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि साधारण आदमी को दूर दराज किसी भी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात जो आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूं, डेवलपमेंट के अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूं। एक बड़ी भारी समस्या रहती है डीडवाना शहर में। यहाँ पार्षद महोदय आए हुए हैं। अभी हाल ही में पुराना जो काम हुआ उसके लिए हाल ही में अभी लगभग 4 करोड़ 80-85 लाख रुपए हमने सैंक्शन करवाए हैं, ताकि ये जो सिंगी तालाब है या इधर जो पानी इकट्ठा होता है इसका हम सौंदर्यीकरण करवा सके। इस पानी को, गंदा पानी जो इकट्ठा होता है, इससे निजात दिलवा सके। 4 करोड़ 80 लाख रुपए के लगभग की एक योजना बनाइए और वो स्वीकृत हो। कृषि महाविद्यालय यहाँ अपने यहाँ इसी में कन्या महाविद्यालय बना। ITI कॉलेज की मात्र घोषणा पीछे की गई थी, 1 पैसा नहीं दिया गया था।
उसके ITI कॉलेज का जो फाइनेंस का था वो अभी स्वीकृत करके काम चालू हो चुका है। 132 kV का एक GSS बनवाया। इसके अलावा डीडवाना के अंदर एक मॉडल GSS, गुजरात में GSS, बरागना में GSS, लोरोली में GSS, दुधोली GSS, सैरानियाबाद GSS, ये 2 बजट के अंदर घोषणा होने वाले हैं। और गोधरा और गोड़िया में एक GSS का प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है, वो बजट से पहले तैयार होकर स्वीकृत होकर आ जाएगा। पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी योजना जो कि सरकारी कर्मचारी है, इनके लिए शायद जीवन बदलने का काम। और आज भी हमारी केंद्र की सरकार ये बोल रही है कि जो NPS है वही रहनी चाहिए। NPS के तहत मैं आपको फर्क समझाना चाहता हूं, मुझे भी पहले फर्क समझ नहीं आया था। NPS के अंदर जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गया उसको मात्र 1800, 2000, 2200 रुपए पेंशन मिली। और OPS के अंदर उसी कर्मचारी को 30,000, 35,000, 40,000 तक पेंशन मिलती है। तो मैंने तब भी ये कहा था ये सरकारी कर्मचारी जो हैं अगर NPS में पेंशन ले, इससे बढ़िया तो ये जो नरेगा मनमोहन सिंह जी ने चालू की उसमें चले जाए तो लगभग इतना ही पैसा कमा लेंगे। और इस NPS में इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये राजस्थान की सरकार ने मुझसे जब यहाँ पे आप लोगों को आज बुलाया तो मुझसे कुछ लोग नाराज होते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि नाराजगियां मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं दूर हो, लेकिन फिर भी किसी को चेतन बुरा लग सकता है, चेतन की शक्ल पसंद नहीं आ सकती है, किसी को प्रधान जी गलत लग सकते हैं, किसी को चेयरमैन साहब गलत लग सकते हैं। अभी हिदायत साहब ने भी ये बोला कि अधिकारी काम ना करें, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। अधिकारियों को आप तमाम लोग जितने यहां बैठे हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं। इस व्यवस्था के तहत आप किसी भी आजू बाजू की विधानसभा में जाके देख लें, जितना बढ़िया कार्य चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो डीडवाना में होता है, उससे बेहतर कार्य कहीं नहीं। इतनी तमाम शिकायतें आपको दूसरी विधानसभाओं में मिलेगी, इतना ज्यादा उपलब्ध आपका विधायक आपको मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा 100% सत्य है, हो सकता है मुझमें भी कमियां, हो सकता है गुंजाइश और ज्यादा हो कि सुधार किया जाए, और करने की लगातार प्रयास करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं एक चीज आपके सामने स्पष्ट करता हूं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो पापा के साथ राजनीति करते हुए आगे बढ़े हैं, उनसे मैं सिर्फ रिश्ता आज भी मेरे माँ बाप का सा है, तो इनसे मैं जो दूरी बना के रखता हूं वो दूरी मैं स्वयं के विवेक से रखता हूं। इनको मैं उस जगह देखता हूं जिस जगह मैं अपने पिताजी को रखता हूं। इसलिए मैं सोच के कि आप लोग जब मिले तो मेरे हाथ आपके पांव की तरफ जाने चाहिए, आपके कंधे की तरफ मेरे हाथ नहीं जाते। ये मैं लगातार प्रयास करता हूं, सतत प्रयास करता हूं, जिसको आप लोग कभी अन्यथा ना लें कि चेतन हमसे बात क्यों नहीं करता है। जब भी मुझे कोई बुजुर्ग दिखता है घर पे तो मैं कोशिश करता हूं उनको पहले बुला लिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये चर्चा चलती है, आम चर्चा चलती है कि चेतन युवाओं के साथ ज्यादा रहता है। ये मेरे हम उम्र है, ये मुझसे कुछ बोल देते हैं, मैं इनसे कुछ बोल देता हूं, लेकिन जो मैं इनसे बोल सकता हूं वो आप लोगों से नहीं बोल सकता। जितने यहाँ साफे पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति बैठे, इनसे मेरा निवेदन है कि ये मेरा स्वयं का विवेक है, मेरी खुद की चाहत है, जिस ढंग से मैं अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप लोग अन्यथा ना लें। लेकिन ये बात तय है कि मैंने कभी भी व्यवहार के अंदर ईमानदारी में कभी कोई कमी नहीं रखी और आगे भी नहीं रखूंगा। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग लगातार मेरे ऊपर रहा और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह बना रहे। एक चीज मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है, हवाएं तो बेवजह मुझसे लड़ाई लड़े, हवाएं तो बेवजह मुझसे लड़ाई लड़े। मेरी लड़ाई सिर्फ उस चीज से जो गलत की बात करते हैं, जो बीजेपी वाले आपस में एक दूसरे से लड़ाने की बात करते हैं, मैं वहां जाके अटकता हूं। जबकि
कुछ अपने ही लोग मुझसे नाराज हैं, तो मैंने कहा ना कि मैं तो दिया हूं, मेरी लड़ाई तो अंधेरे से है, हवाएं तो मुझसे बेवजह ही लड़ने, तो ये तो बेवजह की लड़ाइयां लड़। तो एक बार फिर से जो दोनों नव निर्वाचित नव नियुक्त लोक अध्यक्ष हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं, इनको ये आप लोगों की तरफ से जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत सारी शिकायतें मिलेगी, बहुत सारा सहयोग मिलेगा, लेकिन हम सबको मिलके, प्रत्येक व्यक्ति को मिलके ये तय करना है कि आने वाले वक्त में फिर से कांग्रेस की सरकार बने और एक ऐसी सरकार बने जो सरकार अभी काम कर रही है उससे उमदा काम करे। मेरी बात हुई थी एक दिन किसी व्यक्ति से, कोई जानकार सर्वे करने वाला था, उसने बोला साहब बीजेपी की सरकार बन जाए तो आपको आज बता के जा रहे हैं 6 महीने के अंदर ये कांग्रेस या ये जनता इतना इस आज की सरकार को, अशोक गहलोत को याद करेगी कि हमारे तो कर्म फुटे थे, हमने सरकार बदल दी, उससे बेहतरीन कोई दूसरी सरकार हो नहीं सकती। वो बहुत बड़ा और बहुत जानकार आदमी है कि कितनी उम्दा योजनाएं दूसरा कोई ला नहीं सकता। तो अंत में फिर से जिम्मेदारी दोनों ब्लॉक अध्यक्षों की, हम सब की, कि कांग्रेस संगठन को डीडवाना में इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाए और जिस संगठन की इतने दिन में बात चल रही थी कि संगठन की मीटिंग भी होती, संगठन का कामकाज बनाए, आप अपने कामकाज इतना हुआ है, आप अपनी टीम तैयार करें और बहुत ही बेहतरीन कार्य करेंगे। हम एक नया ऑफिस सामने वाली बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने लिया है, इसमें हर महीने दोनों ब्लॉकों की अलग अलग मीटिंग हो, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी उसमें हाजिर हो और कांग्रेस की बेहतरी, कांग्रेस की अच्छाई के लिए जो हम कर सके वो हम करें। एक बार फिर से जो लोग गांव से पधारे हैं उनका ढेर सारा धन्यवाद, शहर से पधारे उनका ढेर सारा धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं आज जिस गर्मजोशी से हम लोगों ने इनको पदभार ग्रहण करवाया है, उसी उम्मीद को हम कायम रखते हुए अगले चुनाव और उससे आगे जितने तमाम चुनाव होंगे उसमें कायम रखते हुए विजय कांग्रेस को दिलाएंगे, ऐसी मेरी कामना, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप सभी से निवेदन है कि खाना यही रखा गया, जितने भी लोग हैं आप भोजन लेके जाएं, इसको प्रसादी समझे या जो कुछ भी हमारी तरफ से आप सबसे निवेदन है कि खाना लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत